नमस्कार साथियों, आपका अपने जीपी सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे क्लास 10th। आज अपनी जो क्लास है वो क्लास होगी अपनी 10th क्लास। 10th क्लास का जो पहला चैप्टर है रियल नंबर, उसकी बात करेंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा बता देते हैं कि आपके लिए डेली एक वीडियो अपलोड किया जाएगा। आप उसको ध्यान से पढ़िए, समझिए। तो चैप्टर का पहले नोट्स बनाया जाएगा, उसके बाद जो अपनी एक्सरसाइजेज है उसको सॉल्व कराया जाएगा, उसको हल कराया जाएगा। तो आपको कोई भी पढ़ाई से संबंधित, गणित से संबंधित कोई भी समस्या है तो अपने ये नंबर दे रखे हैं, इस नंबर पे आप है जो क्या करना, मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। क्योंकि कॉल तो कोई बिजी शेड्यूल होता है तो रिसीव नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैसेज छोड़ देना है। या अपना जो यूट्यूब चैनल है उसमें जो कमेंट होता है वो कमेंट एक बातचीत का जरिया है। वैसे आमने सामने नहीं है तो क्या है, आप कमेंट, जो भी आपकी समस्या है आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपका तुरंत समाधान कर दूंगा। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, आपका 30-40 मिनट का वीडियो डेली आएगा। तो आप एक शेड्यूल बना दो कि मेरे को इस टाइम देखना है, क्योंकि कोई भी काम को अंजाम देने के लिए अपने को एक मैनेजमेंट की जरूरत रहती है। तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको मैथमेटिक्स में 100 में से 100 मार्क्स, 20 तो यहाँ से सेशनल जाएंगे, 80 जो मार्क्स का पेपर होगा आपका एनुअल एग्जाम, मैं विश्वास दिलाता हूं अगर आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहेंगे कंटिन्यू, तो आपके कोई भी चांस नहीं है कि नंबर कटे। क्योंकि नोट्स इस हिसाब से बनाए जाते हैं कि इसमें आपके जो ऑब्जेक्टिव है, जो फिल इन द ब्लैंक्स है, जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये मतलब एक रिक्त स्थान वाले, एक वो विकल्प वाले जो आते हैं, 4 विकल्प दे रखे होते हैं, कौन सा सही है। हो सकता है आपका मिलान वाला भी आ जाए, या फिर आपका फॉल्स और ट्रू, सत्य असत्य वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन अपने नोट्स में से आएंगे। बाकी जो एक्सरसाइज है उसमें से तो बड़े क्वेश्चन आएंगे, तो वो तो वहां से कवर हो जाएंगे। लेकिन जो छोटे क्वेश्चन है अपने को एक भी मार्क्स है जो मिस नहीं करना है, अपने को पूरे में से पूरे, मतलब अगर मैथ में आपके पूरे में से पूरे आते हैं तो डेफिनेटली आपकी जगह तो मेरिट में होगी। तो मेरिट में आपको आना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। बस वही है, पहले अपने नोट्स बनाइए, एक बार वीडियो को देख लो आप सरसरी तौर पे, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आप समझिए। ऐसे नहीं आप नोट्स बनाना शुरू कर दे, नहीं, नोट्स आपको क्लास के बाद में बनाना है। कैसे क्लास के बाद में, कैसे, यूट्यूब पे ये वीडियो तो है ही आपका, तो एक बार आप समझ लो। क्योंकि बच्चे अक्सर गलती करते हैं, टीचर है जो क्लास में पढ़ाता रहता है बोर्ड पे और आप नोट करते रहते हैं, इसकी वजह से थोड़ी बहुत समस्या आती है। बाकी इंटेलिजेंट और कमजोर कोई होता नहीं है, भगवान ने सभी को एक जैसा बनाया है, लेकिन कोई क्या करता है, पढ़ने का थोड़ा तरीका अलग अलग है। तो कैसे पढ़ना है वो भी मैं आपको समय समय पे बताता रहूंगा, क्योंकि बोर्ड क्लास है। और ये जो 9th और 10th की मैथमेटिक्स है, ये आपके सारे आगे आपका जो कैरियर है वो इसी पे ही आपका डिपेंड है। क्योंकि मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा पोर्शन रहता है हर एग्जाम में, भले ही आपका कोई सा भी एग्जाम हो, कोई भी गवर्नमेंट नौकरी है और जिसमें गणित आती है, जनरल गणित, तो वो 10वीं तक ही पूछी जाती है। बाकी अगर आपको सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड गणित सब्जेक्ट में बनना है तो वो अलग आती है, वरना जो कॉमन गणित पूछी जाती है वो 9th-10th की है। तो आप फिक्र मत करिए कि हमारे 9th में सर हमारे कमजोरी है, कोई कमजोरी नहीं है। आपको यहाँ महसूस ही नहीं होगा कि आपकी 9th में कुछ कमजोरी थी। तो आज अपन अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। अपना टॉपिक का नाम है रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या। तो पढ़ाने का तरीका क्या है अपना, एक हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में समझाऊंगा, ताकि यहाँ पर आपका 2 बार रिविजन हो जाएगा, और आप नोट्स बनाओगे तो 3 बार रिविजन हो जाएगा। अगर विद्वान ने कहा है कि 4-5 बार रिविजन हो जाए तो वो अपने जो अचेतन मेमोरी उसमें डल जाता है, और जब जरूरत होती है तब वो अपने आप, आपको लगता है याद नहीं है, लेकिन जैसे पेपर आपके सामने आता है वो मेमोरी सामने निकल के आ जाती है। और जो बोर्ड है वो सीबीएसई आरबीएसई का मैटर खत्म हो गया, अब पूरे भारत में क्या है, एक ही बोर्ड है। वो जो सीबीएसई बोर्ड है वही पैटर्न लागू है पूरे सभी स्टेट में, भले राजस्थान हो, भले एमपी हो, गुजरात हो, तमिलनाडु, केरल, कहीं भी हो, वहां भाषा जो है वो चेंज हो सकती है, लेकिन जो मैटर है वो सेम है। तो आज अपन आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या।
तो अपन क्या क्या पढ़ेंगे वो पहले पढ़ना आपको बताना जरूरी है। अपन इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे या कौन कौन सा टॉपिक अपने पढ़ने लायक, और उतना ही पढ़ेंगे जितना अपने एग्जाम ऑफ पॉइंट के व्यू से इंपॉर्टेंट है। ज्यादा आलतू फालतू की चीजें नहीं पढ़नी है। और आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आपको जितना पढ़ना है उतना मैं दूंगा, और लास्ट में जब एग्जाम नजदीक आएगा तो अपन प्रैक्टिस सेट निकालेंगे, तो उसमें आपका क्या हो जाएगा, दोहराव हो जाएगा। और जो कमजोर छात्र है, जो अपने को मानते हैं थोड़े से वीक है, तो उनके लिए भी एक दूसरा तरीका लेके आऊंगा आपके सामने, रामबाण इलाज होगा उसका, कोई फेल नहीं होगा। अगर इस चैनल को देख लिया, कंटिन्यू देख लिया, तो कोई फेल नहीं होगा, और जिसने ध्यान से देख लिया तो वो तो 100 अप टू 100 मार्क्स लाएगा। तो इस टॉपिक में अपन कवर करेंगे, एक तो रियल नंबर, एक है ट्रूथ थ्योरम से, और एक है एलसीएम और एचसीएफ। ये तीन जो मेजर टॉपिक है ये अपन कवर करेंगे। तो पहले है रियल नंबर। तो थोड़ी सी रियल नंबर के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये रियल नंबर होते क्या है। जो भी नंबर है आपके माइंड में, जैसा भी नंबर आया है, वो सारे नंबर रियल नंबर है। हाँ, भले प्लस की हो, माइनस की हो, जीरो हो, या बटा वाले हो, माइनस बटा वाले हो, पाई वाले हो, रूट वाले हो, कैसे भी नंबर है, सारे नंबर अपने किस में आते हैं, रियल नंबर में। तो थोड़ा सा मैं इधर आपको समझा देता हूं कि ये रियल नंबर होते क्या है, उसके बाद में अपन अपने टॉपिक पे आएंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। कि ये है बेटा अपना रियल नंबर। अभी रियल नंबर के दो टाइप्स होते हैं। रियल नंबर को अपन कैटेगराइज करते हैं टू टाइप्स में। एक अपना है रैशनल नंबर, और दूसरा है इररेशनल। हाँ, हिंदी में रियल नंबर को तो बोलते हैं वास्तविक संख्या, और रैशनल को बोलते हैं परिमेय। इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। और इररेशनल का मतलब होता है अपरिमेय। अभी थोड़ा सा ये समझना जरूरी है, क्योंकि रैशनल नंबर अपन 8th में भी पढ़ा था और 9th में भी पढ़ा था। तो रैशनल नंबर वो नंबर है जिसको किस रूप में, P अपॉन Q के रूप में अपन लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं रैशनल नंबर। हाँ, एक कंडीशन और है, बिल्कुल। क्या ये जो P और जो Q है वो क्या है, वो इंटीजर है। वो क्या है, इंटीजर। और Q है जो कभी भी, देखो ये Q इक्वल टू 0 है, और इक्वल करके मैंने काट दिया तो हो गया नॉट इक्वल, कि Q कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये एक कंडीशन है कि रैशनल नंबर वो है जिसको अपन P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। P और Q क्या है, इंटीजर। हाँ, अरे हिंदी वाले, इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक। इंटीजर का मतलब क्या होता है, पूर्णांक होता है, पूर्ण अंक। ठीक है। हाँ, तो P और Q। अब पूर्णांक में कौन कौन से नंबर आते हैं, जरा आप गौर करिए। पूर्णांक में क्या होता है, जीरो भी होता है, प्लस की संख्या भी होती है इधर, और इधर माइनस की संख्या भी होती है, जैसे 1 2 3 4 और ये आगे। और इधर माइनस की संख्या होती है, -1 -2 -3, है ना। और इधर भी ये अनंत तक जाएगा, इधर भी ये अनंत तक जाएगी। तो ये जो सारे नंबर है, ये नंबर कैसे है, इंटीजर यानी पूर्णांक नंबर है। तो P और Q का मान इनमें से कोई भी हो सकता है, लेकिन Q का मान बेटा ये 0 नहीं हो सकता। अगर Q का मान 0 हो गया तो वो परिमेय संख्या तो नहीं है। तो ये हो गया रैशनल नंबर। अब थोड़ा इरेशनल नंबर के बारे में भी बात कर लेते हैं। अभी आप बोलोगे सर रैशनल नंबर, इसके मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूं, क्योंकि ये इसको देखने के लिए, ये जो नंबर सिस्टम है, इसको देखने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है 9th क्लास के लिए। तो वो सेम का सेम आपके लिए भी है। इसको मैं, जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उस वीडियो को भी एक बार देख लेंगे और समझ बनाना है कि ये नंबर सिस्टम होता क्या है। क्योंकि अपना ये नींव का पत्थर है नंबर सिस्टम, अगर इसको अपन ने अच्छे से क्लियर किया नहीं तो फिर आगे समस्या होगी। तो क्यों ना अपन आज से ही पुराना छोड़ दो, क्या आपको आता था क्या नहीं आता था कोई मतलब नहीं है। अभी जो मैं आपको समझा रहा हूं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी ये रैशनल नंबर होंगे, तो रैशनल नंबर के मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, और उस एग्जांपल से मैं आपको समझाना दूंगा कि ये होता कि, क्योंकि मैथमेटिक्स में भाषा से ज्यादा एग्जांपल से समझ में आता है ना। क्योंकि अब ये तो क्या है, थोड़ा नोट्स में लिखवाना पड़ रहा है, क्योंकि आपके आजकल फिल इन द ब्लैंक्स में और एमसीक्यू में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो वो आपको मैं कहीं कोई कसर छोड़ देना चाहता नहीं हूं कि नंबर कटे, नंबर कटने की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए।
तो ये अपना, हाँ ये हाथ थोड़ा क्या है फ्रैक्चर हो गया था, तो थोड़ा अभी हैबिट में आने में टाइम लगेगा। तो ये अपने जो रैशनल नंबर है इसके मैं कुछ एग्जांपल देता हूं और कुछ एग्जांपल इरेशनल नंबर से देता हूं, तो थोड़ी बहुत समझ यहां बन जाएगी, बाकी अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब तो होगी ही। ये रैशनल नंबर के एग्जांपल देता हूं, है ना, एग्जांपल, क्योंकि अभी लैंग्वेज कोई मैटर नहीं करती, क्योंकि ये तो सिर्फ समझना है आपको, आपकी जो आपने पढ़ा है उसको रिकॉल करना है, ठीक है। जैसे ये 4 भी रैशनल नंबर है, 0 भी रैशनल नंबर है, -5 भी रैशनल नंबर है, -3/5 भी रैशनल नंबर है, -3/9 माइनस ये भी रैशनल नंबर है, -9 भी रैशनल नंबर है, -25 भी रैशनल नंबर है, ठीक है। अब अरे परिमेय संख्या जो इरेशनल नंबर है उसके एग्जांपल देता हूं। ये अपना जो पाई है वो इरेशनल नंबर है, ये √3, √2, √5, हाँ जी, चकमा दे गए ना आप कि इधर भी रूट की संख्या इधर भी रूट की संख्या, तो सर हम कैसे पता करेंगे कि रैशनल कौन सी है और इरेशनल कौन सी है? बिल्कुल, ये अपन अभी समझेंगे। जैसे पहले 4 है, तो सर आपने बोला था कि P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, दिमाग में क्वेश्चन आता है आपका, लेकिन ये तो सिर्फ एक ही है, मतलब ये P है, Q तो है नहीं। अरे Q के लिए क्या करना है, 0 बैठा है ना अपना 1, अरे 1 हमेशा तैयार है, जिसको भी सहारा देना है 1 तुरंत आ जाता है। अब देखो तो 4/1 हो गया, अभी 4 में a का भाग देंगे तो आंसर तो 4 ही आएगा ना, हाँ इसलिए ये 4 लिखा जाता है। ऐसे 0 में मैं अगर a का भाग दे दूंगा, किसी भी संख्या का 0 में भाग देने पर वो 0 ही आता है ना, बिल्कुल। इसलिए इसके नीचे 1 लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन ये कौन सी संख्या है, रैशनल नंबर है। -5 के नीचे भी 1 डाल दो, ये P और Q हो गया, ये P और Q हो गया। और मैंने बोला था P और Q क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, तो प्लस की संख्या भी हो सकती है, माइनस की भी हो सकती है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ अभी आ जाते हैं अपने कि सर इसको कैसे करेंगे, इधर भी ये रूट वाली वर्गमूल वाली संख्या है, इधर भी वर्गमूल वाली संख्या है, तो इसको अपन डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, अलग अलग कैसे पहचानेंगे कि कौन सी इरेशनल है कौन सी रैशनल है। एग्जाम में आपके आ सकता है कि विच इज द इरेशनल नंबर, और इसमें ये ऐसे नंबर डाल देंगे, तो अपने को उसमें से आंसर टिक करना पड़ेगा, तो वो समझ यहीं से आएगी। देखो बेटा, ये जो 9 लिखा हुआ है ये रूट है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है ना, पूर्ण वर्ग संख्या है। ये पूर्ण वर्ग का मतलब क्या है कि 9 का अपन वर्गमूल निकालेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, इसका आंसर आएगा 3, आएगा नहीं आएगा। ऐसे √25 का आंसर क्या आता है, 5। तो एक स्टेप अपने को एडवांस में जाके आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि अपन 10th में आ गए, अभी प्रेप के बच्चे नहीं रहे ना, हाँ बिल्कुल। तो इसलिए ये 5 और ये 3 ये कौन सी संख्या है, फिर तो होगी ना परिमेय संख्या या रैशनल नंबर। अब देखो ये पाई जो है, पाई क्या है, इरेशनल नंबर है, लेकिन पाई की वैल्यू अपन जब ज्योमेट्री के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वहां पर क्या लिखते हैं, पाई की वैल्यू लिखते हैं 22/7 लिखते हैं। तो देखो 22/7 तो क्या है, रैशनल नंबर है, और पाई क्या है, इरेशनल नंबर। क्योंकि इसका 7 का 22 में भाग देंगे तो ये कंटिन्यू आगे बढ़ता जाएगा। वो अगर आगे अपन पढ़ेंगे अशांत क्या होता है या अशांत आवर्ती क्या होता है, ये वो आगे पढ़ेंगे अपन। देखो √3 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। अभी आप बोलेंगे सर ये परफेक्ट स्क्वायर या पूर्ण वर्ग संख्या होती क्या है जिसके अपन रूट निकाल सके। देखो जैसे ये 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, अगर इसका अपन वर्ग निकाल देते हैं तो 1 का वर्ग क्या हो गया 1, 4 का वर्ग क्या हो गया 2, 9 का वर्ग क्या हो गया 3, 16 का वर्ग क्या हो गया 4, इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया 5, इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया 6, इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया 7, इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया 8। तो इसका अपन वर्ग करेंगे या इसका अपन स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा। तो इस प्रकार से क्या है, ये सारी जो संख्याएं है इसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर या पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग संख्या मतलब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो एक कोई न कोई संख्या आएगी,
इसलिए ये क्या है, ये रैशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है, और ये सारे जो नंबर है वो किस में आते हैं, रियल नंबर में आते हैं। तो समझ में आ गया, कुछ संख्या रैशनल होती है, कुछ इरेशनल होती है, लेकिन रियल नंबर, रियल के अंदर ये अपना अगर रियल नंबर है, इसमें ये रैशनल भी बैठी है और इरेशनल भी बैठी है, रैशनल और इरेशनल दोनों बैठी है ना, इसलिए सारी जो संख्या है वो रियल नंबर के अंतर्गत ही आती है। अभी इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं। तो देखो, अभी अपन ने जो बात की है, क्योंकि किसी को समझने से पहले अपने पूर्व ज्ञान से आपको जुड़ना जरूरी है, ठीक है ना। अभी अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। ये दो थ्योरम दी हुई है, एक थ्योरम है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, एक है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये दो थ्योरम है, इसको बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, और ये हो जाएगा गणित की मूलभूत थ्योरम है अरिथमेटिक के फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स। तो पहले अपन इसको, ये है किसकी, ये है पॉजिटिव इंटीजर। अपन ने इंटीजर की बात की थी ना, तो जो इंटीजर होते हैं बेटा, वो इंटीजर टू टाइप के होते हैं। जो इंटीजर्स होते हैं वो एक तो होता है पॉजिटिव इंटीजर और एक होता है निगेटिव इंटीजर। तो इंटीजर टू टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव यानी धनात्मक इंटीजर का मतलब पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या में जो प्लस वाली संख्या है उसको बोलते हैं पॉजिटिव, और जो माइनस वाली संख्या है उसको बोलते हैं नेगेटिव या ऋणात्मक। तो अपन ये जो थ्योरम है वो किसकी है, पॉजिटिव इंटीजर की है। किसकी है, पॉजिटिव इंटीजर की है, नेगेटिव इंटीजर की नहीं है। तो ये जो दो थ्योरम है ये किसकी है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर की है। अगर मैं इंटीजर भी यूज करूं वर्ड, तो आप समझना मैं जो इंटीजर वर्ड यूज कर रहा हूं वो पॉजिटिव इंटीजर के लिए ही हो रही है। अब देखो, अभी ये क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम क्या होती है, यूक्लिड्स की, एक साइंटिस्ट था यूक्लिड्स, उसके नाम पर उसने इन्वेंशन किया था, तो इस थ्योरम का नाम पड़ गया यूक्लिड्स एल्गोरिथम थ्योरम। जैसे पाइथागोरियन थ्योरम होता है वैसे ही। तो ये क्या काम करती है, ये क्यों अपन इसको पढ़ रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ वजह होती है कि डू समथिंग अबाउट डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। ये जो बात होती है या जो कुछ भी इसके बारे में ये वर्क करेगी, वो किसके बारे में करेगी, डिविजिबिलिटी, किसकी, पॉजिटिव इंटीजर की विभाजकता के बारे में बात होगी, है ना। फिर एनी पॉजिटिव इंटीजर ए कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर इंटीजर बी। कुछ भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, ये बात कर रहा है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है ए, ये अपना ए है, कैन बी डिवाइडेड अनदर इंटीजर बाय बी, इसको बी से डिवाइड कर दिया। ए इंटीजर था, इसको बी से क्या कर दिया, डिवाइड किया। तो अपन किसी भी संख्या में भाग देते हैं, जैसे ये 20 है, इसको मैं 6 से डिवाइड करता हूं, ये भी इंटीजर है, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, इसको मैंने इसमें भाग दिया। तो अपन क्या करते हैं, तो 6 3 जा 18, 7 18 -2। अब देखो ये तो हो गया डिवाइजर, इसको तो क्या बोलते हैं, बड़ा लिख लेता हूं थोड़ा, ये होता है अपना डिवाइजर, ये होता है डिवाइडेंड, ये होता है कोशेंट, और ये होता है रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल, डिवाइजर का मतलब होता है भाजक, इसका मतलब होता है भाज्य, और इसका मतलब होता है क्वोशंट का मतलब भाजक भाज्य भागफल। तो ये हो गया भाजक, ये हो गया भागफल, ये हो गया भाज्य, और ये हो गया शेषफल।
तो यही अपन बात कर रहे हैं इसके बारे में कि ए डिवाइडेड बाय बी, तो ए को बी से डिवाइड कर दिया तो कुछ तो यहां पर क्या आएगा, कुछ तो क्वोशिएंट आएगा, क्वोशिएंट आएगा बिल्कुल। इन सच वे दैट इट लीव्स ए रिमाइंडर, ये क्या करता है, एक रिमाइंडर लीव करता है, ये रिमाइंडर है दैट इज स्मॉलर देन बी, ये जो रिमाइंडर होगा वो किससे कम होगा, बी से। बी क्या है 6, तो देखो यहाँ 2 है और यहाँ पे 6 है, तो ये जो रिमाइंडर है ये 6 से छोटा है कि नहीं है ना। तो यही अपनी क्या है थ्योरम है कि कैसे अपन जो पॉजिटिव इंटीजर है उसका जो भागफल निकालते हैं, जो अपन भाग देते हैं। अब ये भाग देना तो अपने सीख लिया है पहले तीसरी चौथी पांचवी क्लास से ही, लेकिन अभी उसने एक थ्योरम दी है तो अपने को उस थ्योरम के हिसाब से पढ़ना है ना। तो एल्गोरिथम की थ्योरम क्या है, उसने बोला कोई पॉजिटिव इंटीजर ए है, अगर दूसरे पॉजिटिव इंटीजर बी से उसको डिवाइड किया जाता है, ये ए है ये बी से डिवाइड किया जाता है, तो जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर आ भी सकता है रिमाइंडर नहीं भी आ सकता है, लेकिन उसने बोला जो रिमाइंडर आएगा, ये जो रिमाइंडर है वो बी से कम होगा। भाई बी से अगर रिमाइंडर ज्यादा हो गया तो अपना भाग ही गलत हो गया ना। देखो अगर मैंने इधर मैं 6 से डिवाइड करता हूं और मैंने 2 टाइम और या मैंने लिख दिया 12, अब देखो रिमाइंडर अब ज्यादा आ गया, इसका मतलब ये भाग क्या है, गलत है कि नहीं है। तो कुछ नहीं, अपन जो भी पढ़ते हुए आ रहे हैं इसको बस इसने थोड़ी सी लैंग्वेज दे दी और कुछ ज्यादा किया नहीं है। तो इसने बोला जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा, स्मॉलर होगा देन द, किसे, जो जिसे अपन डिवाइड किया है। तो ये तो अपना क्या हो गया, इसको मैं बोल सकता हूं ये डिवाइडेंड है, ये क्या है डिवाइडेंड है, और ये क्या है डिवाइजर। अभी इसमें इसका भाग देंगे तो सपोज करो अपने पास एक के आता है, के का मतलब क्वोशिएंट है, आएगा प्लस रिमाइंडर आएगा कि नहीं आएगा, अगर कुछ बचेगा तो ये रिमाइंडर आएगा। अब इसको थोड़ा सा एडवांस में समझो, अब इसको थोड़ा मैं इधर ही लिख लेता हूं अपने एग्जांपल को। देखो ये है अपना 20/6 है, इसको आपने क्या दिया, भाग दिया डिवाइड कर दिया, आ गया 3 प्लस में ये 2 आ गया, 3 + 2 आ गया, क्या नहीं आया, हाँ। तो ये आ गया अपना 3 + 2। अब ये 3 + 2 ये जो है इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई नहीं, इसको जोड़ना नहीं है, पहले इसको पहले जोड़ना नहीं है। इसको अगर देखो इसको मैं सॉल्व करता हूं तो अपना आंसर ये आएगा। देखो 6 को मैं 3 से मल्टीप्लाई किया और फिर उसमें मैंने 2 जोड़ दिया तो 20 आ गया ना बेटा, क्योंकि बोडोमास रूल में ये लिखा हुआ है कि पहले ब्रैकेट करते हैं फिर ऑफ फिर डिवीजन, फिर ये अपना बोडोमास है ना, तो पहले ब्रैकेट हटाना है, फिर ऑफ है तो ऑफ हटाना है, फिर ये डिवीजन हटाना है साइन, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना है, फिर सब्ट्रैक्शन करना है। तो देखो पहले क्या आ गया, ये मल्टीप्लाई करना है दोनों को, तो 6 3 = 18, 18 में 2 जोड़े तो 20 आ गए, तो ये जो 20/6, ठीक है। फिर क्या है, मेनली यूज कम्यूट द HCF, तो ये यूक्लिड की डिवीजन थ्योरम है, ये HCF निकालने के लिए काम आती है। H का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कौन सा HCF का मतलब अपने पढ़ा है ना, LCM HCF 6 क्लास से अपन पढ़ते आ रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एक होता है LCM लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। तो देखो जो एल्गोरिथम है वो क्या है, पूर्णांकों की विभाजकता से संबंधित है। दूसरा क्या है, इसने बोला कोई इंटीजर ए को इंटीजर बी से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर बी से छोटा होगा। तीसरा क्या है, ये मेनली किसमें काम में आएगा, किसकी गणना, कंप्यूट का मतलब क्या होता है, गणना करना, तो किसकी गणना करने में काम में आएगा, HCF निकालने में ये थ्योरम अपने काम में आएगी। ठीक है, अब अपना आ जाए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, गणित की मूलभूत जो प्रमेय है, गणित की मूलभूत प्रमेय है, ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अंक गणित की मूलभूत थ्योरम। ये किसके बारे में आ रही है, डू समथिंग अबाउट मल्टीप्लीकेशन। देखो वो तो किस में काम कर रहा था, डिविजिबिलिटी, और ये कर रहा है मल्टीप्लीकेशन।
ये किसकी बात कर रहा है? मल्टीप्लीकेशन। तो अपने को अपन दोनों का कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। हिंदी वाले आप भी सुनो, मैथमेटिक्स में इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज कुछ होती नहीं है, हिंदी में मैं लिखाऊंगा, है ना, हिंदी में भी मैं लिखाऊंगा। पहले आप एक बार इंग्लिश में समझ लो, फिर हिंदी में समझोगे तो और आपको याद ही हो जाएगा। तो ये जो यूक्लिड्स की जो थ्योरम है वो डिविजिबिलिटी की बात कर रही थी, और अपने अरिथमेटिक जो थ्योरम है वो किसकी बात कर रही है? हाँ, मल्टीप्लिकेशन की। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इन ए यूनिक वे। ये क्या है? एक इसमें आपको लगा होगा ये कंपोजिट नंबर क्या होता है। देखो, एक होता है प्राइम नंबर और एक होता है कंपोजिट नंबर। प्राइम का मतलब क्या है? अभाज्य, अभाज्य संख्या, और ये है आपकी भाज्य संख्या। तो इसको भी थोड़ा समझ लो। वैसे प्राइम जो संख्या है, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? जिसमें केवल एक का और खुद का, दो जनों का भाग जाना चाहिए। एक तो खुद का जाएगा, एक उसी संख्या का जाएगा। अब मेरे को बताओ, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। सिर्फ कितने का भाग जाना चाहिए? 2 का। जैसे एक है, एक में किसका भाग जाएगा? एक का जाएगा, और खुद संख्या भी एक है, तो ये जो नंबर है ये अपना प्राइम नंबर नहीं है। फिर आ गया दूसरी संख्या। दूसरी में किस किस का भाग जाता है? भाई दूसरी में एक का भी भाग जाता है और 2 का भी भाग जाता है, दोनों का भाग जाता है, ठीक है। ये संख्या है, इसमें एक का भी जाता है और 2 का भी जाता है। जाता है क्या? 2 का। फिर 3 का, एक का और 3 का, तो इसके भी कितने फैक्टर हो गए? 2 ही हो गए। 2 संख्या है ना जिसका इसमें भाग जाता है। फिर है चौथी संख्या, इसमें किस किस का भाग जाता है? इसमें एक का भी जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का जाता है क्या? नहीं, हाँ 4 का जाता है। अब देखो, आपने कुछ फर्क नजर आया होगा कि यहां पर तो 2 का भाग जा रहा है और यहां पर 3 संख्या का भाग जा रहा है। तो जिसमें जिसके 2 फैक्टर हो, जिसके 2 गुणनखंड आते हैं, किसी भी संख्या के अगर 2 गुणनखंड आते हैं तो वो संख्या होती है प्राइम नंबर। 2 होने चाहिए, 2 होने ही चाहिए, और सिर्फ 2 होने चाहिए, ज्यादा नहीं। कंपोजिट नंबर में क्या होता है? 2 से ज्यादा गुणनखंड होने चाहिए। ये देखो 3 गुणनखंड हो गए ना, 1 2 3। तो जब 3 फैक्टर हो गए, या 3 भी हो सकते हैं, 3 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, सारी जो संख्या है वो कैसी संख्या है? कंपोजिट नंबर कहलाती है, ठीक है। कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? गुणा ऑफ प्राइम्स इन ए यूनिक वे। इसने ये बोला है कि जो कंपोजिट नंबर होता है, कोई भी कंपोजिट नंबर, जैसे मैंने बोल दिया 8, क्योंकि इसका गुणनखंड 1 होता है, 2 होता है, फिर 2 आएगा और फिर 2 आएगा। ये इसके मैंने गुणनखंड निकाले, प्राइम फैक्टर निकाले, किसके? 8 के। तो इसने बोला कि इनके जो यूनिक वे होता है, इनके लिखने का जो तरीका है, इसका अगर अपन गुणा करेंगे तो 8 ही आएगा। एक दूसरा लेते हैं 27 या 18 ले लो। 18 के अगर मैं फैक्टर निकालूं तो 2 इंटू 3 इंटू 3, ये आ गए। अभी इसने बोला कि ये जो कंपोजिट नंबर है, इसके जो ये प्राइम फैक्टर है ये यूनिक होते हैं। यूनिक का मतलब क्या होता है? अद्वितीय होते हैं। इसके अगर इसके फैक्टर निकालेंगे तो यही आएगा। कोई भी आप कैसे निकालो, देखो कैसे निकालते हैं बेटा, ये भी देख लो एक बार। ये 8 है, अपन ऐसे बनाई थी चौकड़ी। फिर अपन देखते हैं ये सम संख्या है, इवन नंबर है, तो अपन 2 का भाग देते हैं। 2 का भाग देंगे तो 9 बार जाएगा, हो गया। अभी 9 में अपन किसका भाग देंगे? 2 का जाएगा क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि ये विषम संख्या है, ओड नंबर है। तो ओड नंबर है जो 2 से डिवाइड नहीं होता, 2, तो किसका जाएगा? 3 का जाएगा। तो 3 का भाग कितनी बार गया? हाँ 3 बार। अब 3 में किसका भाग दो? 3 का। ये देखो, और 1। तो जो 18 है उसके फैक्टर ऐसे निकालते हैं, किसी भी संख्या के ऐसे फैक्टर निकाले जाते हैं। अब देखो, तो ये 2 हो गया, 3 हो गया। अब कोई बच्चा क्या करेगा, जैसे ये 18 है तो पहले 3 का भाग देगा, तो दे दो ना, क्या फर्क पड़ता है, देंगे तो यह कितना आ गया? 6 आ गया।
फिर किसने क्या किया, 2 का भाग दिया, दे दो 2 का भाग, 3 बार गया, 3 का 1 बार। एक बच्चा क्या करेगा, जैसे ये अपना 18 है, इससे पहले 2 का भाग 3 का भाग देगा तो आ गया 6, फिर क्या करेगा, फिर 3 का भाग देगा तो आ गया 2, 2 का भाग दिया आ गया 1। मतलब क्या है, यहां पर जो अपने प्राइम फैक्टर है वो है 3 इंटू 3 इंटू 2, यहां पर क्या आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, यहां पर क्या आएगा 3 इंटू 2 इंटू 3। अब देखो ये सारी संख्या बराबर है कि नहीं, देखो इसमें भी 3 2 बार आया है, इसमें भी 3 2 बार आया है, इसमें भी 3 2 बार आया है, और बाकी 2 इसमें 1 बार आया, इसमें 1 बार, इसमें 1 बार। तो कुल मिला के जिस आप कैसे भी करो, जो प्राइम फैक्टर है वो सेम आएंगे। हाँ, उसका ऑर्डर अलग अलग हो सकता है, उसका आने का क्रम अलग अलग हो सकता है, लेकिन क्रम का तो इस पे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है ना। अपना जो रिजल्ट आएगा इसको भी अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 18 ही आएगा। तो इसमें यही कहा है, इसमें मल्टीप्लीकेशन की बात हो रही है ना, ये देखो मल्टीप्लाई हो रहा है कि जो कंपोजिट नंबर है उसको आप उसके जो प्राइम फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। उसमें ये कंडीशन दे रखी है, उसका क्रम अलग अलग हो सकता है, उसका कोई फर्क पड़ता नहीं अपने कैलकुलेशन में। अब देखो मेनली यूज फॉर टू मैन एप्लीकेशन, ये जो फंडामेंटल थ्योरम है ये मेनली 2 एप्लीकेशन की अपन बात करेंगे। कितने एप्लीकेशन की बात करेंगे, 2, कि इसका कहां कहां पे यूज होता है, इसका इंप्लीमेंटेशन कहां होता है, इसका प्रयोग कहां पर होता है। ये मैं मिटा देता हूं थोड़ा, कहां पे काम होगा, क्या है, प्रूव इरेशनलिटी ऑफ मैनी नंबर्स, कि इसको कहां पे यूज करेंगे, जो इरेशनलिटी है, इरेशनल नंबर है ना, इरेशनल नंबर को प्रूव करने के लिए अपन आगे प्रूव करेंगे कि ये 2 है जो कैसे रैशनल है कि इरेशनल है, हाँ इरेशनल, तो इसको अपने को प्रूव करना पड़ेगा कि ये इरेशनल है तो क्यों है, उसमें ये थ्योरम अपने काम आएगी। और दूसरी का एक्सप्लोर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर, के रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब फैलाना, प्रसार करना, दशमलव का प्रसार करना। कैसे होगा प्रसार, देखो आपने लिखा था 22/7, ये आपने लिखा था, तो डेसिमल, अब मैं 2-3 एग्जांपल ले लेता हूं आपके, देखो एक है आपका 1/7, एक ले लेता हूं 10/3, ये 2 एग्जांपल लेते हैं कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन या दशमलव का प्रसार होता कैसे, वो समझो। इसका मतलब क्या है, 1 में 7 का भाग देना है, भाई ये ऊपर न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर है, तो सीधी सी बात है 7 का 1 में भाग देना है, तो ये अपना 1 है और इसमें अपन किसका भाग देंगे, 7 का। अभी ये संख्या छोटी है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, डेसिमल पॉइंट लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगाते भाग आता है ना, अपने को नहीं आता है तो सीख लेना थोड़ा, और आता है तो द बेस्ट है, और जो बच्चे हैं आपको तो आता ही है। जैसे यहां पॉइंट लग गया, यहां 0 आ गया, तो अब ये 10 हो गए, तो 10 में 7 का भाग 1 बार गया तो ये आ गया 7, माइनस किया आ गया 3, 10 में से 7 गए तो 3, फिर 0 लगाया। अभी बार बार दशमलव लगाने की जरूरत तो नहीं है, एक बार आपने पॉइंट लगा दिया बस, दैट्स ओके। अब 7 की टेबल बोलेंगे, हाथ चौका 28, 7 4 जा 28, माइनस किया 2 आ गया, फिर 0 लगाते जाओ, 0 लगाते जाओ आप, जब तक ये रिमाइंडर 0 नहीं आता है तब तक अपन चलते रहो। फिर 7 3 जा, ओ 3 नहीं 2 आएगा, 7 2 जा 14, माइनस किया 6 आ गया, फिर 0 लग गया, -4 0, -5 0, -1 0, 7, ये यहां लिख लेता हूं, 10 -7 ये रह गया 3 0, फिर आ गया 4, फिर 28 -2 0 2। अब आप क्या देख रहे हैं कि जो रिमाइंडर है उसका रिपीट होना शुरू हो गया, रिमाइंडर्स का क्या हो गया, रिपीट होना शुरू हो गया। कैसे हुआ देखो, ये 1 4 2
ये देखो 142 आ रहा है ना, तो ये आगे ऐसे चलता जाएगा। तो कौन सी संख्या है उसका ये रिपीटेशन हो रहा है, ये वाली। अब देखो यहां पर रिमाइंडर था 3, यहां पर रिमाइंडर 2, यहां पर रिमाइंडर अपना 6, यहां पर रिमाइंडर अपना 4, यहां पर रिमाइंडर 5, और यहां देखो वापस क्या आ गया, 3 आ गया। इधर भी 3 3, फिर देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। अब आगे जो रिमाइंडर आएगा फिर 6 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा। तो ये क्या है, रिपीट होना शुरू हो गया। क्या हुआ, रिपीट होना शुरू हो गया। अब देखो इसमें भाग देता हूं मैं 10 में भाग देता हूं अपने 3 का। ये 3 टाइम गया, 3 3 जा 9 माइनस 1 आ गया। अब ये 1 छोटा है तो पहले अपन क्या करते हैं, ये रिमाइंडर है लेकिन अपने को 10 डेसिमल में कन्वर्ट करना है ना, तो भाग देते हुए जाना है। तो यहां में मैंने पॉइंट लगा दिया, यहाँ 0 आ गया, फिर ये 3 आ गया, ये 9 आ गया, माइनस 1, फिर 0, ये 3, ये 9 माइनस 1। अपन क्या देख रहे हैं कि जो 1 है, जो 1 है, जो रिमाइंडर 1 है ना, उसकी पुनरावृत्ति हो गई। पुनरावृत्ति क्या हो गया, रिपीटेशन शुरू हो गया। इसका मतलब ये ऐसे 3 3 3 3 आते जाएंगे, 3 3 क्या होते जाएंगे, 3 आते जाएंगे। एक दूसरा अपन एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये 73/8 है, 73/8 है। इसका अपन इसमें भाग देते हैं, देखते हैं क्या होता है। 73 में भाग दिया 8 का, तो कितनी बार गया, 9 टाइम। 72 माइनस 1 0, 8 1 जा, या पॉइंट लग गया, 8 1 जा 8 माइनस 2 0, 8 2 जा 16 माइनस 4 0, और 8 5 जा 40। देखो अभी आपने देखा होगा, देखो इसमें क्या हुआ, ये रिमाइंडर लास्ट में 0 आ गया। इसमें क्या हुआ, रिमाइंडर का रिपीटेशन होना शुरू हो गया। इसमें भी क्या हो गया, रिपीटेशन। इसमें तो सेम संख्या आ रही है, इसमें अलग अलग, ये पूरा ब्लॉक है। ये इतने ब्लॉक का क्या होगा, रिपीटेशन होगा। इतने ब्लॉक का क्या होगा, रिपीटेशन होगा। इसके ऊपर अपन बार लगा देते हैं। इसका जैसे ये 3.3 की बार लगा दी, इस बार का मतलब क्या है, यही संख्या आगे क्या हो गई, रिपीट हो रही है। तो जैसे जब रिमाइंडर 0 हो जाता है उसको बोलते हैं टर्मिनेट। उसको क्या बोलते हैं, ये अपना है ना, ये वाला टर्मिनेटिंग। तो ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। क्या हो गया, 0 टर्मिनेट हो गया ना। टर्मिनेट का मतलब क्या है, शांत, कि इतनी भाग दौड़ करके शांत हो गया, सो गया, है ना। इसमें देखो, इसमें क्या है, डेसिमल क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये देखो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेट, टर्मिनेट नहीं हो रहा है ना, ये भागता ही जा रहा है, भागता ही जा रहा है। और रिपीटिंग, और क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ये भागते हुए क्या हो रहा है, उसी संख्या का क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। उसी संख्या क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जैसे देखो क्या है, एक तो क्या है, ये वाला तो यहां से दौड़ के यहां गया, खत्म। दूसरा क्या है, उसके ऐसे जिगजैग रास्ता बनेगा। कैसे बनेगा, जिगजैग। ये भागता हुआ जा रहा है, भागता हुआ जा रहा है, भागता हुआ जा रहा है, फिर ये क्या कर रहा है, फिर इसी जगह से जाएगा, इसी जगह से वो जाएगा। इसको बोलते हैं रिपीट। फिर ये ऐसा है, फिर इसी जगह से वो जाएगा। ये हो गया रिपीटेशन। ये क्या हो गया, रिपीटेशन। और इसका क्या है मामला, इसका यही है, ये बस ऐसे इसी यहां पर घूमता जाएगा, इसी के ऊपर क्या करता जाएगा, घूमता जाएगा। क्योंकि सेम संख्या का रिपीट हो रहा है। यहां पर कितनी संख्या का हो रहा है, ज्यादा संख्या का हो रहा है, तो ज्यादा जगह पे वो एक दूसरे को क्या करेगी, मिल रही है। तो बेटा ये था अपना जो थ्योरम है, दो, यूक्लिड की और अंकगणित की मूलभूत प्रमेय। अब एक ये FTA, ये क्या है, ये अपन ने ये जो पढ़ा है ना, इसी को संक्षिप्त में ये, या ऐसे कहते हैं, इसको समझाने के लिए ये मैंने पॉइंट लिखे। देखो इसको इरेज कर देता हूं, ये आगे आएगा तो मैं आपको सिखाऊंगा, है ना। ये आगे अपने क्वेश्चन आएंगे ऐसे, लेकिन थोड़ा सा पहले एक बार आप समझ लो, फिर कोई समस्या नहीं। अब देखो कि एवरी कंपोजिट नंबर, या देखो कंपोजिट नंबर आया था, कंपोजिट नंबर का मतलब होता है भाज्य संख्या, कैन बी फैक्टराइज, यानी इसके अपन गुणनखंड निकाल सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, के जो प्राइम फैक्टर निकले उसका अपन प्रोडक्ट या उसका अपन गुणा करते हैं, तो फैक्टराइजेशन इज यूनिक।
तो वो जो फैक्टर है वो कैसे होते हैं, यूनिक होते हैं, अद्वितीय होते हैं, वो ही आएंगे। देखो अपार्ट सिवाय क्या है, फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर, सिवाय के क्या है। अब देखो ये तो पर्सन टू पर्सन क्या कर रहा है, डिपेंड करता है कि पहले वो किसका भाग दे रहा है, लेकिन भाग तो प्राइम नंबर का देना पड़ेगा। तो प्राइम नंबर का जो ऑर्डर है वो अलग अलग हो सकता है, किसी ने पहले 3 का भाग दे दिया, किसी ने 5 का दे दिया, किसी ने 2 का दे दिया, लेकिन ये 5 3 2 ये आएगी तो पक्की उसमें पक्का आएगी। तो ये अपना जो था, जो दो थ्योरम है पॉजिटिव इंटीजर की, किसकी है, पॉजिटिव इंटीजर की, ये जो दो थ्योरम है वो ये है। तो अभी इंग्लिश वाले जो है मैं थोड़ा हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि लिखने के लिए इतना टाइम नहीं दिया जाएगा, क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, आप भी बोर हो जाएंगे। तो मैं थोड़ा हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर जब नोट्स बनाने बैठो तो उसको नोट कर दो। ओके, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपन बात करेंगे हिंदी में, कि हिंदी में इसको कैसे लिखना है। ठीक है, तो हिंदी वाले भी अब तैयार हो जाइए अपने कान, क्योंकि आपको वैसे समझ में आ गया, मेरे को पक्का विश्वास है कि आप इतने इंटेलिजेंट तो है कि मैंने जो पढ़ाया है वो वैसे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पढ़ाया है, आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन नोट्स कैसे बनाने हैं वो मैं अभी हिंदी में आपके लिख रहा हूं, आप उसको नोट कर देना। क्या ये देखो यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम है ना, इसके पहले मैं हिंदी ट्रांसलेट करता हूं, फिर मैं इसकी करता हूं, समझा तो दिया ही आपको। ठीक है, तो सम डू समथिंग अबाउट डिविजिबिलिटी ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, ये किसकी बात करेगा, जो धनात्मक पूर्णांकों के विभाजन से संबंधित है। ठीक है, ये जो थ्योरम है वो किससे, धनात्मक पूर्णांक, बेटा ये ध्यान रखना, और उसके विभाजन से यानी भाग से संबंधित है। दूसरा जो अपना पॉइंट है वो है एनी पॉजिटिव इंटीजर ए, कोई धनात्मक या कोई धनात्मक पूर्णांक ए को दूसरे धनात्मक पूर्णांक बी से विभाजित करते हैं तो जो शेषफल आएगा वह डी से छोटा होगा। ठीक है, जो शेषफल आएगा, शेषफल इसको अपन आर लिख सकते हैं, शेषफल को क्या लिख सकते हैं, आर, रिमाइंडर, ये है ना। ठीक है, मेनली यूज कम्यूट द HCF, तो अपन लिखते हैं इसका प्रयोग MSP, इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, ज्ञात करने में किया जाता है, ज्ञात करने में किया जाता है। तो ये हो गया अपने, इसका प्रयोग अपन किस में करते हैं, मसप में करते हैं। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मैं लिख लेता हूं,
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ये होगी अपने यूक्लिड की एल्गोरिथम। अब आते हैं अपनी गणित की, अंक गणित की। अंक गणित की मूलभूत प्रमेय। अब देख लो भाई, ये इसका नाम ही है मूलभूत, ये नींव है, तो कितनी इंपॉर्टेंट है वो समझ लो आप। अब इसका अपन हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो क्या है, डू समथिंग अबाउट मल्टीप्लीकेशन। ये देखो, ये तो अपनी थी यूक्लिड्स की, और इधर अपन बात करेंगे अपने किसकी, हाँ मूलभूत, गणित की मूलभूत जो थ्योरम है। ये किसके बारे में बात करेगी, यहां जो लिख रहा हूं वो इसके बारे में लिख रहा हूं है ना हिंदी में। तो यह धनात्मक पूर्णांकों के गुणन की बात करता है, गुणन के बारे में बताता है। ये किसके लिए बात करेगी, गुणन के लिए, ये विभाजन के लिए। दूसरा पॉइंट कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। कोई भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणन के रूप में लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। ठीक है, अब हमारा तीसरा पॉइंट है मेनली यूज फॉर टू एप्लीकेशन। इसका मुख्यतया दो प्रयोगों हेतु उपयोग किया जाता है। वो दो एप्लीकेशन कौन सी है, दो प्रयोग कौन से हैं, क्या प्रूव इरेशनलिटी, कौन कौन से है, एक कौन सा है, प्रूव इरेशनलिटी, यानी कि किसको प्रूव करने के लिए, अपरिमेयता, अपरिमेयता को सिद्ध करने के लिए, सिद्ध करने हेतु। एक तो ये हो गया कि जो अपरिमेय संख्या है उसके अपरिमेयता, कि भाई ये अपरिमेय ही है, उसको सिद्ध करने के लिए इसका प्रयोग होता है। और दूसरा अपना है कौन सा, कि एक्सप्लोर द डेसिमल एक्सपेंशन, दशमलव प्रसार हेतु कि ये परिमेय संख्या कैसी है, संख्या शांत है या अशांत अनावर्ती, क्या आवर्ती, हाँ आवर्ती, अशांत आवर्ती प्रकार की है। देखो, तो ये हो गया अपने हिंदी में। तो हिंदी में क्या है कि ये जो दशमलव संख्या का जो अपना परिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है, शांत का मतलब जिसका रिमाइंडर, जिसका शेषफल शून्य हो जाता है, या अशांत आवर्ती, आवर्ती का मतलब रिपीटेशन, अशांत का मतलब बैठा हुआ नहीं है, वो भाग रहा है, लेकिन
का क्या हो रहा है, उसी जगह से वापस कुछ समय के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, आवर्त हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये था अपना दो थ्योरम थी, 1 और 2। अभी मैं थोड़ा हट जाता हूं, तो आप लोग भी इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर इसके नोट्स बनाना। हाँ, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी अपने पास ये अपना रियल नंबर हो गया, ये टू थ्योरम हो गई। अभी अपने पास रहा है एलसीएम और एचसीएफ। इसके बारे में अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखो, इधर मैं लिख लेता हूं एलसीएम, इधर लिखता हूं एचसीएफ, समझ लो। तो एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। एलसीएम को बोलते हैं लसअप। एचसीएफ इसको बोलते हैं मसअप, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको लसअप यानी लघुत्तम, लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम का उल्टा होता है महत्तम, महत्तम समापवर्तक। देखो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वो होता है जिसमें दूसरी संख्या, दो या दो से ज्यादा संख्या का उसमें भाग जाता है। जैसे मैं लेता हूं ये जो अपना, मैं लिख लिया 20। अब 20 में किस किस का भाग जाता है? 20 में अपने 2 का भाग जाता है, जाता है, 4 का जाता है, जाता है, 5 का जाता है, जाता है, और 10 का जाता है, जाता है, और 20 का जाता है। इन सभी का इसमें भाग जा रहा है, तो ये हो गई एलसीएम। इन सभी का एलसीएम जो होगा वो क्या होगा? 20 होगा। इन सभी का एलसीएम क्या होगा? 20 होगा। ये छोटी से छोटी संख्या है जिसमें इन सभी का भाग जाता है, इससे कोई छोटी संख्या नहीं है। देखो लघुत्तम का मतलब छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन संख्याओं का भाग जाता है। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है कि किसी बड़ी संख्या में, जैसे इनका अगर मैं ये 2 है, 4 है, 5 है, 10 और ये 20 है, इनका अगर मैं एचसीएफ निकालना चाहूं तो ये एचसीएफ कैसे निकलेगा? इसको ऐसे लिख लेता हूं, 2, 4, 5, 10 और 20। अब देखो 2 में किस किस का भाग जाता है? 2 में 1 का जाता है और 2 का। इसमें किसका जाता है? 4 में 1 का जाता है, 2 का जाता है। या इसके मैं फैक्टर निकाल दूं तो ये ले लो फैक्टर। इसका फैक्टर क्या हो गया? 1 इंटू 5। इसका फैक्टर क्या हो गया? 1 इंटू 2 इंटू 5। इसका फैक्टर क्या हो गया? 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ये फैक्टर हो गए। अब ये तो क्या है कि जिसमें भाग जाता है इन सभी का, और यहां पे क्या होगा? इन सभी में कॉमन संख्या कौन सी है बताओ? जो सभी में कॉमन है। अब देखो यहां पर 2 है, यहां पे भी है, लेकिन यहां पर तो नहीं है। यहां सभी जगह है लेकिन इसमें नहीं है, इसका मतलब 2 अपना एचसीएफ नहीं होगा। तो एचसीएफ क्या होगा? देखो 1 सभी में है, तो इन सभी का जो एचसीएफ होगा वो तो होगा 1, और इनका जो एलसीएम होगा वो होगा 20। तो एलसीएम जो संख्या है वो इनके बराबर हो सकती है और इनसे बड़ी ही होगी, छोटी नहीं होगी। सारी संख्याओं से किसी संख्याओं का एलसीएम जो होगा वो उन संख्याओं के बराबर हो सकता है या उससे बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा। और एचसीएफ जो है नाम भले हाईएस्ट है लेकिन वो उन संख्याओं से छोटा होगा। अब देखो इन सभी का एचसीएफ क्या 1 है, तो देखो सभी से छोटा है कि नहीं है? 1 सबसे छोटा है? तो क्या है? LCM must be equal or greater than of 2 or more numbers। और जो HF है, HF is always be equal or less than, equal भी हो सकता है और less than the given number।
तो समझ में आ गई बात कि कैसे इनका ये HCF क्या होता है, LCM क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा मैंने रिकॉल करवाया। ठीक है, अब देखो इनको निकालने की विधि क्या है, इनको कैसे निकालते हैं। अभी क्यों आगे अपने क्वेश्चन आएगा, इसका HCF निकालो, इसका LCM निकालो, तो कैसे निकालते हैं। देखो सबसे पहले क्या करना है, सभी के गुणनखंड लिखने हैं। सभी के गुणनखंड लिखो। तो यहां पे भी सेम है, HCF में भी क्या करना है, सभी के गुणनखंड ज्ञात करो। फिर क्या करना है, इसमें जो कॉमन है, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखो। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। फिर क्या करना है, सभी को गुणा कर दो। सभी को क्या करो, गुणा करो। इसमें देखो सभी के गुणनखंड लिखो, फिर क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखो। उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखो। ठीक है, फिर क्या करना है, बाकी जो बचे हुए हैं वो भी लिखने हैं। शेष बच्चे गुणनखंड लिखो। जो शेष है वो भी लिखा है, अब उसको गुणा करो। सभी को गुणा करो। ठीक है, अब अपन एक एग्जांपल लेके करते हैं तो आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे अरे भाई पिछली बार इंग्लिश वालों का पहले नंबर था, अभी हिंदी वालों का है ना, ताकि आपको लगे कि भेदभाव नहीं हो रहा है। अब देखो जैसे HCF निकाल, अपने LCM, तो इसने क्या बोला अपने को, 36, 26 और 24 का LCM निकालना है। ठीक है, ये एग्जांपल एक अपन यहां निकालते हैं। देखो इसको LCM निकालने का तरीका क्या है, ये 36 है, इसके क्या है, अभाज्य गुणनखंड निकालो। 2 का भाग दिया, 2 का भाग 36 में कितने बार गया, 18 बार। 2 का भाग दिया गया 9 बार, फिर 3 का भाग दिया, फिर 3 का, फिर 3 का और 1। तो 36 के जो प्राइम फैक्टर है वो हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब 24 का निकालते हैं, 24 का भी निकालते हैं LCM। LCM निकाल दिया, कितना हो गया, 2 का भाग दिया गया 12 बार, 2 का भाग दिया गया 6 बार, फिर 2 से डिवाइड करो, 3 टाइम 3 1। तो ये 24 के अपने कितने हो गए फैक्टर, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसको अपन इसके घात के रूप में भी लिख सकते हैं, इसके पावर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे ये 2 है तो 2 कितने टाइम आया, 1 और 2, तो 2 की पावर 2 या 2 की घात 2 बोल सकते हैं। फिर मल्टीप्लाई, फिर 3 है, 3 की कितनी पावर है, 1 और 2 2, तो 3 की घात 2 भी लिख सकते हैं, 2 की घात 2 भी लिख सकते हैं। अब यहां पर देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1 अकेला ही है। ठीक है, अभी यहां अपन ने क्या बोला था, उस हिसाब से अपन सॉल्व करते हैं कि सभी के गुणनखंड लिखो, तो सभी के गुणनखंड लिख दिया। उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखो, अब इन दोनों में उभयनिष्ठ कौन सा है देखो, तो यह मैं लिख लेता हूं LCM किस किस के, 24 और 36 के। अभी उभयनिष्ठ कौन सा है, उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में कॉमन कौन सा है, देखो 1 और 2 1 और 2, ये 2 कॉमन आ गए, तो मैं यहां लिख दिया 2 इंटू 2। अब क्या है, यहां पर ये 3 और यहां 3, ये भी कॉमन है, तो ये लिख दिया 3। ठीक है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड मैंने लिख दिया, मतलब ये इतने हैं, वो इन तीनों में देखो 2 2 2 2 और 3 3 है, 2 2 3, ये दोनों में क्या है, कॉमन है। फिर क्या है, शेष बच्चे गुणनखंड लिखो। अभी देखो मैंने इनमें से
जो कॉमन है एक लिखना है, तो बोले ऊपर वाले लिखो या नीचे वाले लिखो। फिर बोला शेष, शेष इसमें क्या बचा हुआ है 3 बचा हुआ है, इसमें क्या बचा हुआ है 2 बचा हुआ है। तो एलसीएम अपना कितना आ गया, अब इनको मल्टीप्लाई कर दो। ये बोला ना अभाज्य गुणनखंड, इनका क्रम कुछ भी हो सकता है, क्रम की चिंता नहीं करना है, आगे पीछे लिखो, गुणा करेंगे तो वही आएगा। 2 को 3 से गुणा किया 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, 36 2 जा 72। तो इनका जो एलसीएम आया है वो आ गया 72। एलसीएम क्या आ गया 72। अभी एचसीएफ निकालते हैं। सभी गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो देखो अपने गुणनखंड आ गए, 24 के गुणनखंड है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और 36 के अपने गुणनखंड है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये इनके गुणनखंड आ गए। अब देखो क्या बोला, उभयनिष्ठ गुणनखंड, इन दोनों का उभयनिष्ठ कौन सा है, तो यहां लिख दो HCF किस किस का 24 और 36। देखो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो मैंने 2 लिख दिया। फिर मल्टीप्लाई, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, मैंने फिर 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई। अब इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अब इसमें 3 है और इसमें 3 है तो मैंने 3 लिख दिया। अब इसमें 3 और है लेकिन ऊपर वाले में नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखो, देखो ये उभयनिष्ठ गुणनखंड आगे, कॉमन फैक्टर आगे, ये दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है ये है, तो मैंने लिख दिया। सभी को गुणा करो, मल्टीप्लाई कर दो, तो HCF 24 एंड 36 कितना हो गया, 2 2 जा 4 3 जा 12। तो देखो HCF तो आया है 12 और एलसीएम आया है 72। अब देखो क्या है, इसमें ये बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका दोनों में भाग जाता है। देखो 12 का भाग 24 में जाता है, 12 2 जा, और ये 12 3 जा 36 हो गया। इसमें देखो ये 72 में 36 का भी भाग जा रहा है, 36 2 जा 72 और 24 3 जा 72। तो ये बड़ी से बड़ी, ये तो क्या है छोटी, इससे छोटी कोई संख्या नहीं है कॉमन। देयर इज नो लिस्ट नंबर which can be divided by 36 and 24 except 72। तो ये 72 सबसे लिस्ट नंबर है जिसमें इन दोनों का भाग जाता है, और ये क्या है हाईएस्ट नंबर है which can be divided by 24 and 36। अब देखो अब इंग्लिश में लिख लेते हैं, कोई समस्या नहीं है। पहले इसी को यहीं से लिख ले, सभी गुणनखंड क्या लिखो, एक सेकेंड दूसरी पेन यूज कर लेता हूं। फाइंड ऑल प्राइम फैक्टर, फाइंड ऑल प्राइम फैक्टर्स, फिर क्या है टेक कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर ले लिया, फिर क्या करना है मल्टीप्लाई देम, मल्टीप्लाई देम। और आपको ये एग्जांपल या नीचे लिख लेना है ना, हिंदी वाले सिर्फ हिंदी लिख लेके ये एग्जांपल दे दो, इंग्लिश वाले इंग्लिश लिख के ये एग्जांपल दे दो, ये एग्जांपल, ये एग्जांपल इसके लिए भी है और इसके लिए, दोनों के लिए। इसका भी देख लो, क्या है सभी का गुणनखंड लिखो सेम है, फर्स्ट जो है वो सेम है, क्या है फाइंड द प्राइम फैक्टर, ठीक है। सेकंड क्या हो गया टेक कॉमन फैक्टर्स, ये हो गया। तीसरा क्या है, अभी क्या रिमेनिंग फैक्टर भी लेना है, टेक रिमेनिंग फैक्टर्स, ठीक है। फिर क्या मल्टीप्लाई देम, मल्टीप्लाई देम ऑल, सभी को क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। और फिर ये जो है ये आप दोनों के लिए क्या है सेम है। ये एग्जांपल क्या हो गया अपना, ये अपना क्या हो गया एग्जांपल हो गया। समय को बचाने के लिए मैंने लिखा है दोनों का एग्जांपल, आप लिख लोगे, समझ में आ गया ना आपको अच्छे से, बिल्कुल आएगा, आएगा जी क्यों नहीं, पढ़ने वाले आप जैसे और पढ़ाने वाले यस, ठीक है। तो आज की क्लास ही समाप्त करते हैं।
लेकिन अगर आपको इस क्लास के बारे में कोई डाउट है तो आप कमेंट जरूर करिए। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और इस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करोगे तो जैसे मैं वीडियो डालूंगा आपके पास आएगा और आप तुरंत उसको समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, नोट्स बना देंगे। और अपनी जो कल की क्लास होगी वो अपनी होगी एक्सरसाइज 1.1। तो इसके लिए एक बार आपको पढ़ाया हुआ है तो पढ़ के आइए तो आपको और ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। और ये स्क्रीनशॉट ले लो, फिर है जो, बाय बाय।